हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवम आपका हर एक दिन की भांति आज भी इस करेंट अफेयर्स के शानदार सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों विश्वास रखिए मुझ पर, ये सेक्शन काफ़ी ही शानदार होने वाला है। ओके, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अन्य लोगों को भी शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी जुड़कर इसका लुत्फ उठा चुके। आई होप कि प्रीमियर चालू हो चुका होगा आपका, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से आनंद लीजिए इस सेशन का। ओके, आज का सेशन काफ़ी ही खास है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। ये आज के ही सेशन में हम लोग पूरे के पूरे अंटार्कटिका को खल्लास करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना इधर की बातें किए हुए आज 23 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं। और एज यूजुअल शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे आज का एजेंडा, कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसके बाद नेशनल न्यूज़ है, फिर महत्वपूर्ण ऑबिचुअरी है, फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ है, फिर इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में है। ओके, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का नाम अंटार्कटिक कैसे पड़ा। काफ़ी ही दिलचस्प सेशन होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठिए और हमारे साथ इस नए सेशन पर चलिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफ़र की। आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से कि क्या क्या सुर्खियां हैं आज का। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की। एक साथ ही 2 साल का अवार्ड घोषित हुआ है, क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था बहुत सारे अवार्ड्स। ओके, अगला, समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए मौसम और जलवायु की ओर से ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पब्बी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें बहुत सारे देश भाग लेंगे। ओके, नेक्स्ट नेशनल न्यूज में आते हैं कि झारखंड में कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद से 24 घंटे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। नेक्स्ट, हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष काफ़ी वर्चुअल तरीके से बिहार दिवस मनाया गया। ओके, तो आइए हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में सेबी के पूर्व अध्यक्ष जेवी रामकृष्ण का निधन हो गया। नेक्स्ट न्यूज, 2021 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय पैरा एथलीट सिहराज ने स्वर्ण पदक जीता। कल हमने यशस्विनी देसवाल की बात की, आज हम लोग सिहराज सिंह की बातें करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़, प्रख्यात उड़ीसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्र का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, हाल ही में 66वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। कायदे से पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी इसकी घोषणा, लेकिन कोरोना के कारण डिले हो गई। ओके, जिसमें फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए चुना गया। ओके, और मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत बेस्ट हीरोइन के अवार्ड से सम्मानित की गई। तो आइए अब हम लोग आज के अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इस मैप के अलग हम दूसरे मैप पर चलते हैं। ये हमारा अंटार्कटिका है। ओके, कॉन्टिनेंट कितने हैं भाई, आपको तो पता होगा। चलिए मैं काउंट करवाता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओसेनिया, ये 6 हो गए, और 7वां अंटार्कटिका। तो ये हो गया 7 कंटिनेंट। तो हम 7वें कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि अंटार्कटिका का नाम अंटार्कटिका कैसे पड़ा। काफ़ी दिलचस्प बातें हैं, आराम से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा यदि हम लोग पृथ्वी की बात करें, ये पृथ्वी हमारी है। ठीक है, तो ऊपर में नॉर्थ पोल है ना, ऊपर में नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल को किस नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो बर्फ पड़ी हुई है उसको आप लोग आर्कटिक के नाम से जानते हैं कि नहीं। तो ये आर्कटिक था, सबसे पहले यहीं खोज हुई आर्कटिक की, तो आर्कटिक उसको बोलते हैं। लेकिन नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल था, तो धीरे धीरे लोग नीचे आए, लेकिन नीचे आए टाइम लगा, तो ये इसको एंटी आर्कटिक बोला गया। क्या बोला गया, एंटी आर्कटिक। और उसको आप ऐड कीजिएगा दोनों को, एंटी प्लस आर्कटिक, तो हो जाएगा अंटार्कटिक। क्या, अंटार्कटिक। और यूरोप वाले लोग क्या करते हैं, हर नाम के पीछे ए लगा देते हैं, तो अंटार्कटिका हो गया। ओके, तो ये बात हुई कि अंटार्कटिक का नाम कैसे पड़ा। अब हम जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी बातों को, तो प्लीज़ आप लोग कॉपी ले लीजिए और उसमें बहुत सारी बातों को नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात को देखते हैं दोस्तों, नोट करते चलिएगा कि ये जो अंटार्कटिका है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको पता होगा कि जो पेंजिया थी वो 3 भागों में बटा था। कौन कौन, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, और बीच में टेथिस सी था। ठीक है, तो जितने भी नीचे के महादेश हैं ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जैसे मैं बताता चलता हूँ आपको, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया का निचला पार्ट हो गया, ओसेनिया हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका यही कि ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और आपको दिख रहा होगा पूरा वाइट वाइट, बर्फ के कारण पूरा वाइट वाइट है, तो इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या,
श्वेत महाद्वीप। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को। ओके दोस्तों, अगला, चूंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बर्फ़ जमा रहता है, कभी कभी ऐसे तो यहाँ गर्मी पहुँच ही नहीं पाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी बर्फ़ का आकार चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है, एक और नाम से जानते हैं, गतिशील महाद्वीप। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऋतु परिवर्तन के कारण बर्फ़ के आकार में परिवर्तन होते रहता है, तो इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अगला, चूँकि वाइट है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे उग नहीं पाते, तो इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, साथ ही साथ सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप। ओके, और इधर कुछ तो हो नहीं पाता है, तो बहुत सारे देश दोस्तों, इस पर बहुत सारे देश क्या करते हैं, आकर अपना प्रयोगशाला खोल लेते हैं। ठीक है, जैसे होता ये है कि कुछ नई चीज़ मिली तो जो देश वहाँ पहले पहुँच गया वो उसका हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे देश आकर पूरे इस कॉन्टिनेंट पर तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, तो इसलिए इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। किसका? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। ओके, ये तो हो गई इसकी आउटर बातें। एक बात और आप लोग जानिए, क्या जानना है आपको, कि सबसे पहले अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये फेबियन थे। कौन? फेबियन। 1820 में ही पहुंच गए थे, और उसके 140 साल बाद मतलब 1960 में एक भारतीय जिनका नाम रामचरण था वो पहुँचे कहाँ? अंटार्कटिका पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले फेबियन और उसके बाद भारत की यदि बात कर ले तो सबसे पहले रामचरण। ओके, अब आइए हम इसके अंदर थोड़ा चलते हैं, कुछ कुछ बातों को जानते हैं। आपको देखिए एक माउंटेन दिख रहा होगा जिसका नाम है विंसन मैसिव। क्या नाम है? विंसन मैसिव। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विंसन मैसिव। ओके, यदि ये पूछ लिया, कभी आपसे पूछेगा नहीं कि विंसन मैसिव जो है किस आइलैंड पर है, तो ये रोने आइलैंड पर है। ओके, एक और बात की तरफ हम लोग चलते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इधर ये जो है ये रेंज में इधर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट इरेबस। क्या नाम है? माउंट इरेबस। और ये जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका पर। ओके, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, प्रश्न पूछ देता है कि माउंट इरेबस कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका पर, और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके दोस्तों, आज दिन कौन सा है? 23 मार्च है, तो 22 मार्च से ही 22 सितंबर तक यहाँ रात होती है। आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने की रात होती है, तो जी हाँ, 22 मार्च से ही रात होनी शुरू हो गई है। अब ये 22 सितंबर तक चलेगी, और 21 सितंबर से 21 मार्च तक, मतलब 22 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ दिन ही रहता है, रात नहीं होता है। ओके, और बर्फ़ क्यों जमी रहती है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती तो है लेकिन उसकी गर्मी नहीं पहुँच पाती है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छा उसके पहले एक बात और, कि ये सबसे ठंडा महाद्वीप है। तो ये देखिए एक जगह है जिसका नाम है वोस्टॉक। ये सबसे कम तापमान यही रहता है दोस्तों, नोट कीजिएगा कितना तापमान रहता है, -95 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे ठंडा जगह है और सबसे कम तापमान यही रहता है। और मैंने एक बात और आपको बता रखा है ऊपर, कि ये जो है विज्ञान के लिए समर्पित महादेश है। सब देशों की इसमें प्रयोगशालाएँ बनी हुई है, तो इंडिया की भी 2-3 प्रयोगशालाएँ हैं, नोट डाउन कीजिएगा, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा आपको। मैत्री आपको दिख रहा है ना? सबसे पहले यहाँ बनाया गया था दक्षिण गंगोत्री, दिख नहीं रहा है, लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला बनाया गया था दक्षिण गंगोत्री, कब? 1984 में। ओके, फिर दूसरा बनाया गया मैत्री, जो कि आपको दिख रहा है, ये कब बनाया गया? 1993 में। और फिर तीसरा बनाया गया जिसका नाम अभी हाल फिलहाल में ही बनाया गया है, भारती, और ये कब बनाया गया? 2009 में। ओके, तो ये सारी बातें हैं दोस्तों अंटार्कटिका के बारे में। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। एक बात और मैं बताऊंगा, उसके बाद हम अंटार्कटिका को ख़त्म करेंगे। शायद इधर दिख नहीं रहा है लेकिन मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखना है इसमें? यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। क्या नाम है? लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ओके, तो बस इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए काफ़ी है, आपके अंटार्कटिका के लिए काफ़ी है। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न चल रहा होगा। क्या प्रश्न चल रहा है? ये जो मैत्री है, या फिर दक्षिण गंगोत्री था, या फिर भारती था, तो ये सबको कंट्रोल कौन करता है? क्या इसरो कंट्रोल करता है? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए गोवा में सेंटर की स्थापना की गई है, और उसका नाम क्या है? NCAOR। क्या नाम है उसका? NCAOR। कहाँ? गोवा में है। फुल फॉर्म में बता देता हूँ, नेशनल सेंटर ऑफ अंटार्कटिका एंड ओशियन रिसर्च। ओके, नेशनल सेंटर ऑफ अंटार्कटिका एंड ओशियन रिसर्च कहाँ है? गोवा में इसका मुख्यालय। ठीक है, और यही ये सब को कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे तरह से अंटार्कटिका के बारे में समझ आया होगा, बहुत ही बेहतरीन बातें लगी हुई होगी। तो इसी नाम पर एक आप प्यारा सा पसंद कर दें, मतलब लाइक कर दें वीडियो को। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं
अपने आज के करंट अफेयर्स को। और हमारा पहला न्यूज क्या है, चलिए शुरू किया जाए कि समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए मौसम और जलवायु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर एक साल 23 मार्च को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी लंबा पेचीदा प्रश्न आपको दिख रहा है, लेकिन है नहीं। प्रश्न सिंपल सा है कि 23 मार्च को हर एक वर्ष हम लोग कौन सा इंटरनेशनल डे मनाते हैं, तो उस डे का नाम है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मसाला को देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2021 का थीम क्या है। इस वर्ष जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जा रहा है इसका थीम क्या है, द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। वर्ल्ड डे से हमको एक और डे का याद आया जो कल ही मनाया गया था, विश्व जल दिवस। ये तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी आप लोग रिकॉल कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो कमेंट करते चलिए, मैं बाद में आप सब लोगों का कमेंट देखूंगा, तो ऐसे मैं बता ही देता हूँ, छोड़िए आप लोग कितना मेहनत करोगे। वैल्यूइंग वाटर इस वर्ष का थीम था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो होगी तो 23 मार्च को ही, लेकिन डेट की बात कर लें हम लोग तो 1950 में। कब? 23 मार्च 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है हेडक्वार्टर ऑफ WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी जेनेवा में ही है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 1875 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। कब? 1875 में। ओके, एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के तहत आता है, तो मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, उन्हीं को ये प्रभार मिला हुआ है। अगला प्रश्न कि वर्तमान में IMD के प्रमुख कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, तो इनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। क्या? डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे के पेपर में जरूर आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ये सारे प्रश्नों को नोट डाउन करते चलिए। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग रुक कर लेते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न है कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों ये इस अवार्ड की घोषणा पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। ओके, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को दिया गया। किसे? छिछोरे को, सॉरी। ओके, तो छिछोरे को सबसे बढ़िया फिल्म का अवार्ड दिया गया, हिंदी में नेशनल अवार्ड। ओके, आइए हम लोग जानते हैं कि और किनको किनको नेशनल अवार्ड मिला है, किस किस कैटेगरी में, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एक्यूरेट पूछा जाएगा ये सारे प्रश्न ही। प्रश्न को देखिए, एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो आपको दिख रहा होगा इधर पिक्चर, कंगना रनौत जी को। किन्हें? कंगना रनौत जी को। किस मूवी के लिए? मणिकर्णिका और पंगा जैसी मूवियों के लिए इन्हें बेस्ट हीरोइन से सम्मानित किया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया है 67वां। ओके, अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड छिछोरे के एक्टर को नहीं, मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिला है। और ये आपके ऑप्शन में बहुत जरूरी रहेगा, 100% श्योर ऑप्शन में रहेगा ही सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से नहीं चलना है, दिमाग में फीड कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 2 लोगों को चुना गया है, एक पहला मनोज बाजपेयी जी को भोसले फिल्म के लिए, और दूसरा साउथ की एक फिल्म है जिसका नाम है असुरन, और उसके लिए धनुष को। ओके, तो मनोज बाजपेयी को और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है 67वें अवार्ड में। ओके, अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे सम्मानित किया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जान लीजिए, संजय पूरन सिंह चौहान, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। फिल्म का नाम था 72 हुरैन। ओके, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सम्मानित किया गया। अगला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में किसे चुना गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम फिल्म है, इसको चुना गया है। ओके, फिर से मैं बताता हूँ, मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइक्वाइज FIAF द्वारा किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने भी बताया था आप लोगों को कि ये हमारे अमिताभ बच्चन जी, सदी के जो महानायक हैं, उन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइक्वाइज द्वारा सम्मानित किया गया है। ओके दोस्तों, आइए
अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें ढेर सारे कैटेगरीज थे, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। मैं बता दूंगा सिर्फ ये कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। ओके, लेकिन दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में किन्हें किन्हें क्या क्या मिला है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। ओके दोस्तों, आइए अब हम लोग रुक कर लेते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कृति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 2 पुरस्कार हैं, एक गांधी शांति पुरस्कार और एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो दोनों में डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये जो है गांधी शांति पुरस्कार है, ये केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, और जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो कांग्रेस द्वारा दी जाती है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना है। प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने किन्हें 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2019 की भी घोषणा साथ में की गई है। तो चूंकि इस वर्ष बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का वर्षगांठ मना रहा है और 75वीं उसका सालगिरह भी है, तो इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है 2020 की। लेकिन 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, इसे जानने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा मसाला की तरफ रुख करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। मैं नाम बताता हूँ, उनका नाम है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। ओके, ये ओमान के दिवंगत प्रधानमंत्री या सुल्तान जो भी बोलिए वो थे। ओके, कौन, ओमान के दिवंगत सुल्तान, उनका नाम है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। अगला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 किन्हें सम्मानित किया गया। तो 3-4 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला हिंदी के लिए अनामिका जी को, इंग्लिश के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम जी को, और एक और कांग्रेस के नेता है बीरप्पा मोइली, उन्हें। ओके, तो इन तीनों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। IWOC इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये गौशाली शंकर जी को, किन्हें, गौशाली शंकर जी को। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नाम सिर्फ बिहारी पुरस्कार है, ये बिहार से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। और 2020 में किन्हें, मैं नाम बताता हूँ, लिख लीजिए आप लोग, गांठ बांध लीजिए। मोहन कृष्ण बोहरा जी को, किन्हें, मोहन कृष्ण बोहरा जी को। पुस्तक का नाम भी मैं बताता हूँ, पुस्तक का नाम है तस्लीमी संघर्ष और साहित्य। ओके दोस्तों, तो मोहन कृष्ण बोहरा जी का नाम आप लोगों को याद रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आइए अब हम आपके साथ अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने पब्बी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। ये एक युद्धाभ्यास है जो कि संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें कौन कौन से देश भाग लेंगे, जो इसके कंट्री हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो सारे भाग लेंगे। कोई कितने मेंबर्स हैं इसके, आपको तो पता ही होंगे, इसके 8 मेंबर्स हैं, जैसा कि आपको पिक्स में दिख भी रहा होगा। आइए हम लोग एक्स्ट्रा मसाला में इससे संबंधित बहुत सारी बातों को जानते हैं। पहले एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास का क्या नाम है, इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो पब्बी एंटी टेरर 2021। ओके, पब्बी एंटी टेरर 2021 संघाई सहयोग संगठन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि हेडक्वार्टर ऑफ SCO, संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है। संघाई नहीं जाइएगा आप लोग, चीन की राजधानी बीजिंग में है। कहाँ है, चीन की राजधानी बीजिंग में। अगला, टोटल मेंबर कंट्री ऑफ SCO, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 8 देश हैं। कितने, 8, शुरू में 6 थे, फिर इंडिया पाकिस्तान जुड़कर 8 हो गया। अगला है सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO, SCO के सेक्रेटरी जनरल कौन है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी चीन, SCO ये सारे काफ़ी लाइमलाइट में है। ओके, तो SCO के सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर नोरेव। ओके, आइए टोटल मेंबर कंट्री ऑफ SCO, ये 2 बार हो गया, 8 मैंने आपको ऊपर बता रखा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान, आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कौन कौन सी आती है ये तो आपको पता होगा। म्यांमार से शुरू कीजिए, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ठीक है, ये सारे आते हैं एशियान में। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द आसियान, 10 हैं। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान, ये तो आपको पता होगा, इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता में। ओके दोस्तों, तो इतनी सारी बातें थी SCO आसियान से संबंधित। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार दिवस कब मनाया गया।
या बिहार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं विश्व जल दिवस के साथ। ओके, तो बिहार दिवस की थीम इस वर्ष की क्या थी, सबसे पहले हुए आप लोग जान लीजिए। अच्छा, बिहार का जो लोकगीत है आप जानते हैं, राजकीय गीत, सॉरी लोकगीत नहीं, जो राजकीय गीत बिहार का है वो क्या है? तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ओके, जीरो भी यहीं से आया, बहुत सारी चीज़ यहीं से आई। ओके, तो डोंट बी सेम्ड एज बिहारी, बी प्राउड ऑफ बिहारी। ओके, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला में हम लोग जानते हैं कि बस 2021 का विषय वस्तु क्या था, मतलब 2021 का थीम क्या था बिहार दिवस का? तो जल जीवन हरियाली। नरेंद्र मोदी साहब, सॉरी नीतीश कुमार साहब जल जीवन हरियाली पर कसकर पकड़ लिए हैं उसे। ओके, अपना मुद्दा बना लिया है। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है कि 1912 में क्या हुआ था, ये बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तो इसलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार केसरी के नाम से हम जिन्हें जानते थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलत राम साहब थे। कौन? जयराम दास दौलत राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान देते चलिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार पर अकबर ने कब आक्रमण किया था? ये देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। तो बिहार पर अकबर ने कब आक्रमण किया था? मैं डेट लिख देता हूँ, 1574 ईस्वी में। कब? 1574 में। अगला प्रश्न है, पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है फर्रुखसियर। ओके, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करता है? तो ये बिहार में निवास करता है। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में और सेकेंड नंबर पर बिहार आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ है? अभी सबसे ज़्यादा यूथ बिहार में है। ओके, तो अभी सबसे ज़्यादा यूथ से भरा राज्य है बिहार, कुछ भी कर सकता है कभी भी। आइए, ये बात अलग है कि कुछ करना ही नहीं चाहता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र निधन हो गया है? विच वेटरन ओडिसी डांसर है डाइड एट द एज ऑफ 86? तो इनका नाम है लक्ष्मी प्रिया महापात्र, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ओके, तो इनका नाम और ये किस पेशे से संबंधित थी? तो नर्तक थी। किसकी? ओडिसी की। ओके, ओडिसी एक क्लासिकल डांस है और उसकी नर्तक थी, नाम इनका लक्ष्मी प्रिया महापात्र। ओके दोस्तों, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में वैसे ही कुछ प्रमुख नर्तकों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। आइए सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में जानते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित थी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित थी। यदि आप लोग प्रश्न इनका पढ़े होंगे, जीवनी, सोनल मानसिंह का एक जीवनी पढ़े होंगे, इंग्लिश में इनकी एक छोटी सी स्टोरी थी, आई कैन डांस अगेन। ओके, तो आप वो पढ़िए, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ओके दोस्तों, तो सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई ये किससे संबंधित है? कथकली, केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य। ओके, सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक, उत्तर भारत का जो फेमस शास्त्रीय नृत्य है कथक। लच्छू महाराज किससे संबंधित है? तो महाराज जहाँ भी आपको लास्ट में दिखे आप लोग बेफिक्र होकर कथक पर पहुँच जाइएगा। ओके, कथक, तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज ये दोनों कथक से, सितारा देवी भी कथक से, मृणालिनी साराभाई कथकली, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। ओके, और जिनका निधन हुआ है लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ये ओडिसी से। ओके दोस्तों, तो इतनी सारी बातों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में सेबी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो हाल ही में सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका निधन हो गया है, सॉरी इनके पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जीवी रामकृष्ण था। ओके, जीवी रामकृष्ण सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। सेबी का काम क्या होता है? जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या क्या गलतियां हो रही है उसे देखना, उस पर निगरानी रखना, ये काम होता है सेबी का। ओके दोस्तों, तो ये जीवी रामकृष्ण साहब थे जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, और ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में कुछ कुछ बातें जानते हैं कि भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे कहा जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट का नियंत्रक किसे कहा जाता है? तो मैंने भी आपको बताया सेबी को। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है एस.ए. दवे। क्या? एस.ए. दवे, ठीक है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। कौन है? अजय त्यागी जी। ओके, सेबी का गठन कब हुआ था? सेबी मतलब SEBI,
सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। कब? 12 अप्रैल 1988 में। अगला प्रश्न है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एक मैं और आपको ज्ञान की बात बताता हूँ, वो क्या है, यदि कोई भी बैंक हो उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ दे, आपको नहीं याद हो, तो आप आंख मूंद कर मारिएगा महाराष्ट्र, मतलब कि मुंबई को। 90% से ज़्यादा उत्तर आपके सही होंगे। क्यों? क्योंकि मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है और जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं सबकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में ही है। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न का रुख करेंगे कि 2021 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में किस भारतीय पैरा एथलीट के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? विच इंडियन पैरा एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल इन द पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप ऑफ 2021? ये कभी कभी इंग्लिश लाजवाब कर देता है। ओके, आइए, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंहराज। क्या? सिंहराज। ठीक है, ये देखिए हमारे सिंहराज साहब जी हैं। ओके, मैंने कल आपको यशस्विनी देसवाल के बारे में बताया था, वो भी गोल्ड मेडल जीती थी। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं एक्स्ट्रा मसाला के, कि पहली बार कहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कई दफ़ा बताया गया है कि 1896 में पहली बार ग्रीस एथेंस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और इस बार का ओलंपिक कहाँ होगा? होना चाहिए था 2020 में ही, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, तो इस वर्ष इसका आयोजन टोक्यो में होगा। ओके, इस पर भी संशय है कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। कल भी 47,000 से ज़्यादा केसेज आए थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 4 वर्ष। तो इस वर्ष 2020 को होना था, हुआ नहीं, तो अगला कब होगा? 2024 में। कहाँ? पेरिस में। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे कि ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्र नहीं, पुरुष के बारे में बताना है। तो ओलंपिक खेलों का जन्मदाता बेरोन पियरे दी कोबर्टिन को कहा जाता है। मेन रूप से यदि आपके पास आएगा तो कोबर्टिन ही आएगा, और आप लोग कोबर्टिन को देखकर आंसर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अगला है सबसे पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो सबसे पहला एशियाई खेल दिल्ली 1951 में आयोजित हुए थे। ओके दोस्तों, हमारा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये चीन में। ओके, प्रांत का नाम बीजिंग नहीं है, दूसरा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ओके दोस्तों, तो 19वें एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है चीन। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद से 24 घंटे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा? जब से झारखंड में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला है, तब से जो स्वास्थ्य कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं उनको अलग से और एडिशनल वेतन दिया जाएगा। ऐसा घोषणा किस सरकार ने की है? तो झारखंड की सरकार ने की है। ओके, आइए झारखंड के बारे में एक्स्ट्रा मसाला हम लोग जानते हैं कि किस राज्य सरकार ने सामर अभियान शुरू किया है। मैंने कल ही आपको इसके बारे में बताया कि कुपोषण से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने सामर अभियान शुरू की है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां आरक्षित की है? सबसे पहले हरियाणा किया, पीछे पीछे ये भी कर लिया झारखंड। अगला है कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था? इस प्रश्न का जवाब ऊपर ही हो चुका है कि 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ और भारत का 28वां राज्य बना। ओके, भारतीय राज्य की एकमात्र कौन राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, मतलब कर्क रेखा के नज़दीक है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। शॉर्टकट है बिच्छू झा गरम मित्र है। ओके, इससे आप लोग आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगला, संथाल विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर झारखंड है। अगला, भारत के किस राज्य में टसर सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है झारखंड। सेकेंड नंबर पर है छत्तीसगढ़। ओके, और सिल्क के उत्पादन को, रेशम के कीटों के संवर्धन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। अगला है कि झारखंड में देश का कुल कितने प्रतिशत खनिज है? और इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, आप बताइएगा। ओके, आप भी तो कुछ कीजिए कि झारखंड में देश का कुल कितने प्रतिशत खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताओगे कमेंट करके। आइए कुछ और है कि तिलैया ताप विद्युत परियोजना का संबंध झारखंड के किस नदी से है? तो ये बराकर नदी से है, झारखंड की बराकर नदी से। और स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ही देना है। ये 2 प्रश्न और ऊपर 1 प्रश्न, 3 प्रश्न का उत्तर अब तक आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। देखते हैं आप में से कितने लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके उत्तर की इंतजार करूंगा। तब तक क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे को देखते हैं कि वो प्रश्न जिसका उत्तर आपसे कल पूछा गया था कि प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न से किसने संभाल लिया है? और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों ने दिया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जयदीप भटनागर द्वारा इस पद को सुशोभित किया गया है, मतलब प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक अभी कौन है? जयदीप भटनागर जी हैं। ओके,
चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे को। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना है। तो आज टोटल 4 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट करके देना है कि कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना शुरू करेगी। और इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी शानदार है, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। तो देखते हैं आप में से कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर सही सही याद है। तो ओके दोस्तों, आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अंटार्कटिका के बारे में जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, आई होप कि अंटार्कटिका के बारे में आपको ऐसा कोई और बताया नहीं होगा, और यदि बताया होगा तो उनको भी धन्यवाद कीजिए और मुझे भी धन्यवाद कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर कमेंट में दीजिए। ओके दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिधर भी जाइए फेस मास्क पहन कर जाइए। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा। जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ।